इधर देखो देखो, कोई भी रिएक्शन अभी ऑर्गेनिक में तो अब यहाँ से सिर्फ रिएक्शंस ही पढ़नी है हमें। हर महीने हम अब लगभग 25-30 रिएक्शंस तो पढ़ेंगे ही हर महीने, तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 150 से ज़्यादा है टोटल। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो अच्छा लगेगा कुछ दिन। 1 महीने बाद ऑर्गेनिक पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन ही रिएक्शन आते रहेगी और अजीब अजीब नाम है, नए नए रिएजेंट्स, हर रिएक्शन में अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो बहुत बोरिंग हो जाएगा 1-1.5 महीने बाद। और बोरिंग होने का दो कारण है, एक तो ये सब्जेक्ट है ऐसा, और दूसरा तुम्हें समझ नहीं आएगा तो। और समझ क्यों नहीं आएगा भाई, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऑप्टिकल का यूज आएगा और जीओसी दोनों। अब तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट लगाना है, रेजोनेंस कब, टोटोमेरिज्म आना चाहिए, फिर आइसोमर्स का ऑप्टिकल स्टीरियो जीआई देखना, काइडल सेंटर, ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो तुम ना अभी टाइम में स्टार्ट हुआ है, तो जीओसी आइसोमेरिज्म घर पे खुद से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से आकर पूछ लेना, ठीक है ना। और देखो, कोई भी जो रिएक्शन है उसमें 3 चीजें अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम आराम से कर लोगे सॉल्व। पहला, कि तुम्हें ये देखना आना चाहिए कि उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये पहचानना आना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, अगर मान लो कोई नई रिएक्शन आ गई एडवांस में, तो तुम शुरुआत कर दोगे, तुम पहले क्या ढूंढोगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। उसके बाद तुम अगर कहीं फंसो तो आरएस बना लेना उसका, तो तुम निकल सकते हो वहां से। एक तरीका है कि आरएस अगर तुम बनाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें रास्ता आगे का दिख जाएगा। आरएस से भी अगर नहीं दिख रहा है तो एक और होता है, टॉटोमर बना लो उसका, कीटो है तो इनॉल बना लो, फिर दोबारा अटैक करवा दोगे तो फिर तुम्हें आगे का रास्ता दिखने लगेगा। ये एडवांस में क्या होता है ना, नई नई रिएक्शंस कुछ कुछ करवा देंगे। मेंस में दिक्कत नहीं है, मेंस में तो जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, समझ रहे हो। तो ये 3 बात याद रखना, पहला काम होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढना, दूसरा आरएस बना लेना कहीं फंसो तो, और या फिर टॉटोमर बना लेना उसका। आता है ना टॉटोमर 1,3 और 1,2। ठीक है, तो जो पहला काम है तो वो यहाँ पे है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना। तो देखो भाई सभी लोग, मैं बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वैसे स्पीसीज होते हैं जिनकी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब वो वहां अटैक करना चाहते हैं, उस साइट पे अटैक करेंगे जहां पे उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी भी बोल सकते हो। तो ये वहां अटैक करना चाहते हैं जहां पे इन्हें इलेक्ट्रॉन मिले। अब तुम बोलोगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। तो देखो, पहचानने के क्या तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई किसी भी एटम पे या मॉलिक्यूल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तुम पहचान लोगे कि हाँ भाई यही इलेक्ट्रोफाइल है, पहला। लेकिन हर जगह तुम्हें ये नहीं दिखेगा। अब जैसे BF3 है, देखो भाई ये तो पहला केस था कि पॉजिटिव चार्ज है, H+D+, तुम देखते पहचान लोगे, NO+, NO2+। देखो, ये रटना नहीं है, तुम इन्हें देखते ही पहचान लोगे भाई प्लस आ गया यानी क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अब उनकी बात कर लेते हैं जिन पे चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे BF3 है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, ना प्लस है ना माइनस है, बट क्या इसके पास तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल है, मैंने बताया था, याद करो। सेकेंड पीरियड में किसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, शुरुआत के 4 एलिमेंट के पास, बताया था ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। देखो ना, बोरोन है। बताओ ये क्या है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। भाई वैकेंट ऑर्बिटल का भी तो मतलब यही है ना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑर्बिटल खाली है उसका, हाँ या ना। बताओ यहाँ पे BH3, B2S6, SbCl5, FeCl3, Al किस फैमिली का है भाई, बोरोन के फैमिली का है। आयरन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा इनके पास भी ऑर्बिटल खाली है। लेकिन मैंने ये काम किया है कि अभी एक साल में जितने भी इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें दिखेंगे ना, वो यही है, वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए यहाँ पे। एक तो ये वाले हो गए, ये तो तुम भी पहचान लोगे। जो नहीं पहचान पाओगे वैकेंट ऑर्बिटल वाले, वो इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो थर्ड केस है, इसमें दिक्कत होती है। देखो देखो, फर्स्ट में तो तुमने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, पहचान लिया तुमने। दूसरे में तुमने कैसे देखा कि वैकेंट ऑर्बिटल है। अब थर्ड में क्या होगा ना कि ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं होगा इसके पास। तो इसको कैसे पहचानोगे, देखो भाई जैसे ये CO2 है ना,
बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, और इस पे, तो इस पे 2 डेल पॉजिटिव जनरेट हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे भाई यहां पे ये कंप्लीट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इस मॉलिक्यूल का एक एटम इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अब तुम बोलोगे सर अगर अटैक करेगा तो कार्बन ने तो पहले से 4 बॉन्ड बना रखा है, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखो जब वो अटैक करेगा ना तो कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ओ के साथ वाला एक ब्रेक करेगा और किसके साथ बना लेगा? न्यूक्लियोफाइल। वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ यहां पे तुम्हें इन तीनों में, इन चारों में कौन सा एटम इलेक्ट्रोफिलिक एटम लग रहा है? कार्बन दिख रहा है या नहीं? कैसे भाई? यहां पे डेल माइनस, इस पे क्या यहां दिख रहा है? यहां पे बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ अगर तुमसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो क्या बताओगे? इन तीनों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ये वाला है, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इसका, इससे तो ज्यादा ही लग रहा है। देखो जीओसी का यूज आ गया ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। फिर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पहले तुम क्या करो, यहां तक लिखो, फिर आगे के और एग्जांपल्स बताऊंगा। लिखो। पी और डी।
पी और डी, पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल। हम्म, B2S6 में एग्जिस्ट करता है ना, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़े हो भाई, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था B2S6 के बारे में। ब्रिज बॉन्डिंग, अगर टॉपिक आपने पढ़ा हो तो। क्या हुआ? हाँ, इसलिए याद है क्या तुम लोग को? कहाँ तक हो गया? देखो इसको रटना नहीं है, आप पहचानना सीखो कि भाई कोई रिएक्शन में आप पहचान जाओ कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा? ये एस्टर है ये। एम ही हो सकता है, यहाँ भी एम ही हो सकता है, एस्टर है ना। मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, अभी बताऊंगा। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है जो अभी पूरे एक साल में आपके सामने आएंगे। बताओ यहाँ पे कौन सा, कहाँ पे आएगा डेल प्लस? अच्छा ये तो हो गया था। यहाँ पे बताओ, बताओ भाई एस्टर और एनहाइड्राइड में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? सभी लोग इधर देखो, एस्टर और एनहाइड्राइड में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? बोलो, एनहाइड्राइड होगा या एस्टर होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि OR जो है कौन सा इफेक्ट लगाता है, याद करो, प्लस एम। यहाँ भी ऑक्सीजन है बट इसका जो लोन पेयर है वो इसको भी दे रहा है और इधर भी, तो इसको तो कम देगा ना, तो कम देगा तो यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा होगा। चलो इन दोनों में बता दो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइड है। ये या ये, बताओ भाई जल्दी। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। अब तुम्हें समझ आया मैं क्यों बार रेजोनेंस पढ़ा रहा था? यहाँ लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम, दोनों में प्लस एम, बट ज्यादा बढ़िया प्लस एम किस में? Nr2 में लगेगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। तो ये ज्यादा प्लस एम तो डेल प्लस को कम करेगा। भाई डेल प्लस हमें ज्यादा चाहिए, डेल प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो अगर प्लस एम ज्यादा होगा तो डेल प्लस को कम कर देगा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बाहर वाले के लिए तो ये कम हो जाएगा ना अवेलेबल। समझ रहे हो? भाई हमें डेल प्लस ज्यादा चाहिए, तो जितना खींचने वाले ग्रुप्स लगे होंगे उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये नीचे वाले एग्जांपल्स देखो भाई सभी लोग।
अब यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भाई सभी लोग, ये जैसे I2Br2Cl2, एक को प्लस दे दोगे और एक को माइनस, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और एक न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों में। अब इधर देखो NOCl में तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा। NOCl कहां तक हुआ है तुम्हारा ये बताओ अभी, ये लिख लिए नीचे तक, लिखो पहले फिर बताओ। देखो सभी लोग, बताओ यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हमें कौन सा मिलेगा NOCl में। NO प्लस यार, अभी तो ऊपर में बताया था, भूल गए क्या? ऊपर में आया था इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस। बताओ यहां पे क्या मिलेगा। देखो माइनस उस पे जाएगा, अरे इधर देखो तुम दोनों, माइनस उस पे जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बताओ प्लस किस पे जाएगा इन दोनों में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आई पे जाएगा ना यार, ये एजाइड आयन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना भाई, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो आई सबसे नीचे आता है ना। बताओ यहां पे क्या मिलेगा, प्लस किस पे जाएगा, और यहां पे। अब एक चीज और बताओ, इलेक्ट्रोफाइल के हमने कितने कैटेगरी पढ़े हैं अभी, 3। तुम सोच कर बताओ तीनों में सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होंगे, A B या C। ए क्योंकि उस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल वाले, और उसके बाद कंप्लीट ऑक्टेट वाले। क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट में जो डेल वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ज्यादातर केस में क्या है डेल प्लस मिल रहा है, कंप्लीट प्लस नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए ये वीकेस्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, समझ आया? इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है भाई, पहचान लोगे। CL में किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस दे दो, सेम है ना। अब है नेक्स्ट ये हो गया ऊपर वाला, कौन? नहीं देखो यहाँ पे क्या है, इसमें फ्री रेडिकल में भी ब्रेक होता है ये, और प्लस माइनस दोनों में, अभी मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में। ये तुमने पढ़ी तो होगी उसमें, H म्यू NBS रिएक्शन पढ़े हो, उसमें Br फ्री रेडिकल मिलता है, NBS। हमेशा होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्यों एक्ट करेंगे? हाँ हाँ, तो इसलिए तो वो स्ट्रांग नहीं है ना भाई, और वैकेंट ऑर्बिटल है, वो घर वाले ही दे रहे हैं उसको, तुम ये कहना चाह रहे हो 2p/2p भाई, हाँ होगी, इंटरनल बैक बॉन्डिंग भी होगी। देखो दो बात है ना, BF3 के जो सराउंडिंग एटम्स है वो F है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, Cl की भी ज्यादा होती है, तो वहां से डेल प्लस भी जनरेट होगा। दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसमें F लोन पेयर देगा, वो बात ठीक सही कह रहे हो, पर बाहर वाला भी लोन पेयर दे सकता है। देखो भाई अब न्यूक्लियोफाइल को समझ लो। बताओ न्यूक्लियोफाइल, और इधर देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो वहां अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। समझ आया? इसमें भी वही 3 कैटेगरी है। पहला तो भाई तुम देखते पहचान लोगे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव, जहां भी नेगेटिव चार्ज देखो समझ जाओ क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। समझ आया क्या? सेकेंड है जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, यानी न्यूट्रल होगा, बट उसके पास क्या होगा, लोन पेयर। देखो H2O में O के पास लोन पेयर है, एल्कोहल, ईथर, एमीन, दिख रहा है भाई सभी को, जहां भी लोन पेयर है, ये क्या है, ट्राइफेनाइल फोस्फेन, ये आगे बताऊंगा ये क्यों है, एमोनिया। अच्छा ये देखो, ये एल्कीन है, अब इसके पास
ना ही नेगेटिव चार्ज है और ना ही लोन पेयर है, बट फिर भी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल में लिखा हुआ हूं ना। क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड, ये वीक होता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ऐसे नहीं, जैसे ही कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल इसको दिखेगा, ये अपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास, अब उससे ये अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। आपने हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़ी होगी ना, ये अभी HBr के साथ एल्कीन की, तो H प्लस, अरे पढ़े नहीं हो HBr, H प्लस क्या था, इलेक्ट्रोफाइल ही तो था, और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल था। H प्लस कहाँ अटैक करता है, एल्कीन पे, वो न्यूक्लियोफाइल था। तो इसलिए एल्कीन हमेशा याद रखना, एल्कीन क्या है, एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि उसके पास वीक पाई बॉन्ड होते हैं। समझ में आया? हाँ, पहले इलेक्ट्रोफाइल कर देगा ना अटैक, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल कह रहा है इसको। पहले H प्लस अटैक कर देगा इस पे, और फिर उधर माइनस आ जाए, जिस पे माइनस आएगा वहां H प्लस जुड़ गया, और फिर क्या मिल गया, प्लस कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। हाँ, पहले क्या हुआ भाई, पहले H प्लस अटैक किया ना। अरे कार्बोकैटायन कब जनरेट हुआ, अटैक हो रहा है H प्लस का। हाँ, इलेक्ट भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस पे प्लस चार्ज है, उसको माइनस चाहिए, वो अटैक कर देगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। और फिर तुम इसको, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल में बदल गया। अब उसके बाद पहले ये न्यूक्लियोफाइल था, अब इस पे क्या आ गया, अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अरे अभी रिएक्शन में बताऊंगा सब। ये देखो बेंजीन भी क्या होता है, बेंजीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। फेनॉल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सारे अभी तुम्हें दिखेंगे आने वाले साल में। तो ये मैंने कंप्लीट लिस्ट लिखवा दी है, ध्यान में रखना। वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख जाएगा। बोलो भाई, डाउट है किसी में भी कि ये क्यों है? पहला वाला केस क्लियर है, नेगेटिव चार्ज जैसे ही देखो समझ जाओ न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल में तुम्हें यह देखना होगा कि लोन पेयर है या वैकेंट ऑर्बिटल है। भाई सेकंड पीरियड में शुरुआत के चार के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे, और लास्ट के चार न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। समझ आया? करता है रिएक्शन एरोमेटिक। आपने हाइड्रोकार्बन में भी रिएक्शन पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़े हो, उसमें करता नहीं है रिएक्ट। हाँ, थर्ड कैटेगरी है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम सोचोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज आपने बताया कि वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, बट देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो नहीं है न्यूक्लियोफाइल, वो जिससे जुड़ा हुआ है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये दोनों आपके सामने आएंगे, तो ध्यान में रखना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बट अटैक कौन करेगा, ये वाला पार्ट जिसपे लोन पेयर है। क्या भाई, यहाँ पे कुछ अटैक नहीं हो सकता ना इस पे, ये तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। हम्म हम्म। हाँ, तो बाद में वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, वो मैं कह तो रहा हूँ। भाई पहले एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस अटैक करने के बाद वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब Br माइनस अटैक किया, क्योंकि Br माइनस क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। पहले H प्लस अटैक करता है ना, लिख लो भाई जल्दी। किस में से, इन दोनों में OH और Nr2 है ना, तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा OH वाला, क्योंकि Nr2 का प्लस एम ज्यादा होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो भाई देखो, तुम पहचान लोगे अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में, और रेजोनेंस तुम्हें आता है, टॉटोमर मैंने तुम्हें बता दिया, अब रास्ता साफ है हम लोगों का।
अच्छा, न्यूक्लियस लविंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अच्छा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसपे प्लस एम वाले लगे होंगे या माइनस एम वाले? अबे न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल अच्छा वो होता था जिसपे खींचने वाले लगे होते थे, पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम वाले अच्छे होंगे ना। कहां तक हुआ? देखो ये सारे एग्जाम्पल्स अभी सामने आपके आएंगे, तो इसे रटना नहीं है। आप खुद धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन करोगे आप खुद पहचानने लगोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। भाई जो आपके आने वाले रिएक्शन में जितने आएंगे वो यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएंगे। एक आध में भी आ जाए तो आ जाए, वरना सारे कवर्ड है। चले भाई आगे। करेंगे कैसे? हम्म, नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है भाई, कि जैसे ये NH3+ था ना। NH3+ कैसे बना होगा? एसिडिक मीडियम में बना होगा। भाई NH2 रहा होगा, उसने H+ एक्सेप्ट किया, तो वो तो अब करेगा नहीं ना फर्दर रिएक्ट। समझ रहे हो? अब क्या बचा उसके साथ वाला पार्ट? अब देखेंगे कि भाई रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। नहीं है तो नहीं करेगा रिएक्ट, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो करेगा, नहीं है तो वो चुपचाप रहेगा। आपस में कौन? नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है, अब कैसे रेजोनेंस करेगा वो? तो H+ निकाल दिए, फिर तो मॉलिक्यूल ही बदल दिए। मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। हो गया ये? क्या हुआ? अच्छा, DPP मिल गई है तुम लोग को? नहीं मिली है? कल ही तो मैं दे दी थी। किसमें? इस पर DPP बहुत है, तुम लोग करते करते थक जाओगे, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। अच्छा, आइसोमेम की मॉड्यूल डिस्कशन करनी है, कर लिए हो तुम लोग? कब कर ले बताओ भाई, तुम लोग डेट बता दो, अब तो हो जाना चाहिए। 1 महीने? इनके एग्जाम्स चल रहे थे ना, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। ये जो अभी कर ले, कभी फ्री हो, कब हो? बताओ भाई कब रखे डिस्कशन? ऑनलाइन? हाँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, कब करे? कोई ऐसा डे है जब क्लास नहीं हो? मंडे को नहीं है क्लास? कंफर्म? तो मंडे को करेंगे फिर शाम में, ठीक है? तो ये फाइनल रहा, इस मंडे को आपकी डिस्कशन होगी। अब और डिले क्यों कर रहे हो भाई? ऑलरेडी 1 महीना डिले है।
हाँ, देखो तुम लोग क्या करना कि तुम लोग मॉड्यूल सॉल्व करोगे यहाँ वाली, क्या करना चाहोगे तुम लोग? एक हफ्ते का टाइम है, फिर कर लोगे भाई एक हफ्ते में? मॉड्यूल है, ग्रुप में आया तो था। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल नहीं आता है यहाँ पे, तो हो चुका है ऑप्टिकल। तो एक काम करते, करवा दूंगा मैं कभी एक्स्ट्रा। भाई तुम लोग आ जाना, ठीक है, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। ऑप्टिकल तो आना चाहिए, वरना कैसे करोगे हाइड्रोकार्बन? देखो भाई सभी लोग, क्या? हाँ, नोट ही एक्सप्लेन कर, देखो भाई सभी लोग, ओए नोट देखो, देखो सारे मैंने बताया कि जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ओए इधर देखो, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं? बट याद रखना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? ये बहुत रिएक्टिव होते हैं ना, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, खुश है, ये क्यों जाएंगे दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने? समझ रहे हो? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर नॉट कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद ये मरकरी है, ये याद रखना, ये भी सामने आएगा तुम्हारे। H3O प्लस NH4 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये BH4 न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है ना। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ऐसे ही मन किया। फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं है, BH4 नेगेटिव लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये बोल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। लिख तो दिया यार, NU नेगेटिव। एक काम करना, तुम लोग मंडे को आ जाना भाई, ऑप्टिकल पढ़ा दूंगा, ठीक है? तुम सभी लोग इस मंडे को। स्कूल को छोड़ दो एक दिन, पहला ही दिन है, वो देख लेना, शाम में आ जाना है, आप शाम में लगा। अरे मंडे को तो मेरा वीक ऑफ होता है ना, अभी याद आया। अरे चलो, मैं आ जाऊंगा तुम लोग के लिए। नहीं है, हो गया भाई यहाँ तक? हाँ, आप सुनो, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, इधर देखो भाई सभी लोग, ओए देखो इधर, ये हो गया ना ऊपर BH4 तक, या नहीं हुआ है? हो गया, देखो इधर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और, ओए बात मत करो, इधर देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है भाई? एबिलिटी ऑफ अ रिएजेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और न्यूक्लियोफिलिसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है 1 to 9, आपको ये बताना है कि इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है? एक मैं बता देता हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखो, H2O है, अमोनिया है, बताओ भाई सभी लोग, H2O या अमोनिया? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? भाई GOC के बिना कुछ नहीं हो सकता। भाई देखो, न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो और डोनेट कर पाए। भाई लोन पेयर इसके पास भी है, और अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा इसके पास दो है, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो अब देगा आसानी से कौन?
जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल। बाकी तुम लोग करो। अच्छा एक चीज और, तीनों जो कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल के, उनमें सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से है जिनमें नेगेटिव चार्ज है, सेकंड पे न्यूट्रल और लास्ट पॉजिटिव चार्ज। करो भाई जल्दी सॉल्व करो इसे, हर कदम पे जीओसी है। तुम रफ नोटबुक पे लिख रहे हो? हो गया ये? चलो करे डिस्कस, सभी ने कर लिया? देखो आंसर जरूर लिखना, चाहे गलत हो सही, तभी सीखोगे। मेरे बताने के बाद लिखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा तुमसे सॉल्व। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेम क्वेश्चन इस बार आया है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इस बार आया है जेईई मेन में 2026 में, और ये नोट्स मैंने कोई चेंज नहीं की है, ये पिछले साल भी यही था सेम। तो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आया, तुम देख लेना। तो इसलिए खुद से ट्राई करो तभी सीखोगे। चलो सेकंड का आंसर नहीं किए हो क्या अभी? 1 मिनट और है, कर लो जल्दी, खुद से करो। तो तुम लोग 12th में आ गए आखिरकार, है ना? तो कैसा लग रहा है भाई 12th में आकर? बिग अचीवमेंट है तुम लोग भाई, 12th में आना समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, सब नहीं आ पाते। चलो देखो, करे डिस्कस, ये तो बता ही दिया था। देखो भाई कोई भी बता देगा अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, ओ इधर देख लो, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, कोई न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली कौन सा अच्छा होगा दोस्तों? अरे नेगेटिव चार्ज, अभी तो बताया था, क्योंकि उसमें पहले से तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव है, ये तो न्यूट्रल है। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? फोर्थ तक। ग्रुप में हम देखते हैं साइज, तो आगे लिखा हुआ है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इन ग्रुप, बट बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद है HI एक अच्छा एसिड है, क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, H प्लस डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा। तो ये तुम बता सकते हो। सिक्स का आंसर जल्दी बताओ। ये वाला, ये
भाई दो, अगर भाई अगर डोनेटिंग साइट एक से ज्यादा है तो वो अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसमें बता दो कौन सा। एट्थ, मोर द नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट मोर विल बी इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या हुआ? बट दो दो है ना यार, दो दो डोनेटिंग साइट है, तुम इसको बेसिसिटी से मत देखो। और वैसे भी इसका तुम खींचने का कैसे लगा दिए, प्लस से हम लगाओ ना। रेजोनेंस, हाँ NH2। ये हो गया भाई यहां तक। अब जो मैंने बोला है वो इस यहाँ पे नोट पॉइंट ये हटा दूं। देखो अभी जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट लिखो, और किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। अभी तक समझ आ रहा है भाई सभी को? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान लोगे? लिखो इसे। ये देखो ये क्वेश्चन आया था आज से 10-12 साल पहले। देखता हूं कौन कर पाता है। पहले यहां तक लिखो 1 to 5। अच्छा एक चीज और, एक चीज और बतानी है मुझे, इधर देखो। अभी लिख लेना सभी लोग, देखो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो कोई रिएक्शन है यहाँ पे OH नेगेटिव है, ठीक है। उस रिएक्शन में हमें OH नेगेटिव मिला, तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं इसे बेस क्यों नहीं बोल रहा हूं? भाई OH नेगेटिव तो आज तक हमें ये पता था कि वो बेस होता है ना, वो H+ को ढूंढता है, हाँ या ना। बट मैं अब इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूँ, बेस क्यों नहीं बोल रहा हूँ? दोनों में डिफरेंस क्या है? हम्म। हम्म। बेस नहीं है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? देखो भाई सभी लोग, देखो न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में बहुत ही कम डिफरेंस है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो H+ पे अटैक कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो बेस है। H+ को छोड़ के किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दे, किसी पे भी, लाइक CH3 पॉजिटिव, इस पे अगर अटैक कर देंगे तो अब हम क्या बोलेंगे कि OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो रिएक्शन में दो इलेक्ट्रोफाइल इसके सामने आ गए, CH3 भी आ गया और H+ भी आ गया। कोई बता सकता है पहले किस पे अटैक करेगा? H+ पे। एसिड बेस रिएक्शन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। तो सबसे पहले अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो पहले एसिड बेस देखोगे। अगर OH नेगेटिव है तो पहले H+ ढूंढो, है या नहीं, नहीं है तो फिर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लो। समझ में आया या नहीं आया? पहले एसिड बेस करवानी है हमें, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा एक डिफरेंस और होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है, और जो बेसिसिटी है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है। पता है तुम्हें TCP KCP? केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। TCP का मतलब होता है अगर हम किसी इफेक्ट को लॉन्ग टर्म में मेजर कर रहे हैं, लाइक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना, तो इंस्टेंट पे देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक लंबे टाइम पे देखेंगे तो बेसिसिटी, ठीक है। तो ये सब तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में पता लग जाएगा। ये लिखो।
देखो इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो, 1 to 5 सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक और डिफरेंस है जो मैंने अभी जस्ट बताया था, याद है किसी को? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में ग्रुप में क्या होता है, टॉप से बॉटम आने पे बेसिसिटी कम होती है, याद है ना, ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता था, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। लेकिन पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो बताओ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेसिसिटी कम होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। तो देखो पीरियड में डिफरेंस नहीं है, कहां डिफरेंस है? ग्रुप में, याद रखना ये बात। क्यों होता है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे टॉप से बॉटम आओगे तो उस पर डिस्पर्स हो जाता है, वो फैल जाता है। हाँ, तो वो स्टेबल रहता है वो उस पे चार्ज, तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि H प्लस देगा तभी तो एसिड है, जरूरी थोड़ी है वो H से ही मैंने ब्रेक करवाया है। भाई H से ब्रेक करवाया तो वो क्या है? बेस। फिर तो तुम वो देख लो, H प्लस जो जल्दी देगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पर जरूरी थोड़ी है कि हर I माइनस H से ही निकला हो। देखो यहां तक हो गया, फिफ्थ तक। फिफ्थ पॉइंट एक बार पढ़ना भाई सभी लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा कब होगी? जब उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। बताओ डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो भाई पहले, तो इसमें तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करना है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। याद है लुईस एसिड भी सेम होता था, तो क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछे या लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, बात वही है, क्योंकि दोनों का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है। लुईस बेस आर नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अब आप इसको कंपेयर करो, देखता हूं ये कौन करता है। ये आया था एडवांस में, अब बिना जीओसी के ये होगा ही नहीं सॉल्व। भाई मुझे इसका आंसर बता दो बस, मैं ये चाहता हूं इस क्लास का कोई भी एक बच्चा मुझे इसका आंसर बता दे, फर्स्ट का। जीओसी का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, बताओ भाई कौन बताना चाहेगा? एक आंसर आ गया हमारे पास, डीसीबीए कह रहे हो? ए बी सी डी? भाई और भी पॉसिबिलिटी है कुछ, या ये इसी दोनों में से होगा? और कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? चलो वोटिंग करवा लेते हैं, कितनों को लग रहा है डीसीबीए आंसर है? हाथ उठाओ। एक, दो, और कोई? कितनों को लग रहा है एबीसीडी है? देखो भाई, पहले एबीसीडी वाला कोई मुझे लॉजिक दे सकता है अपना, जिसने एबीसीडी? हाँ बताओ। बहुत अच्छा, देखो इसने बहुत अच्छी बात सोची है कि एफ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। और सुनो सभी लोग इधर देखो,
F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सही बात है। इसका मतलब ये कि इस पे डेल प्लस ज्यादा जनरेट होगा, हाँ या ना? तो भाई आपने आंसर बताया ए बी सी डी, बट आपने सेकंड फैक्टर को पहले देख लिया। भाई पहले तो आप देखोगे इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिट। भाई डेल प्लस तो थर्ड केस था ना, ए बी सी, डेल प्लस थर्ड केस था। सेकंड केस क्या था? फर्स्ट केस था पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सेकंड केस में हमें क्या देखना था? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या सभी के पास वो है या नहीं है? बताओ, सबके पास लोन पेयर भी है सराउंडिंग एटम के पास, यानी सभी में बैक बॉन्डिंग होगी। बताओ बेटर बैक बॉन्डिंग कहां है? 2p पाई बैक बॉन्डिंग। भाई थर्ड पीरियड के बाद तो बैक बॉन्डिंग डिसअपियर हो जाती है, याद है? तो यहां पे बिल्कुल ही बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वीक बैक बॉन्डिंग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वीक बैक बॉन्डिंग, रीजन 2p पाई 3 4 5, ठीक है। अब अच्छा बताओ, अगर वीक बैक बॉन्डिंग है तो ये घर में खुश नहीं है, तो बाहर वाले के लिए अवेलेबल है ना? अरे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अवेलेबल है या नहीं? तो आंसर क्या होगा? डी सी बी ए, तो ये सही है। सेकंड करो। सेकंड का आंसर कोई बताना चाहेगा मुझे? अब देखो सेकंड में एक और तुम्हें नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं ये हटा सकता हूं? बताओ भाई, हटा दूं? करें डिस्कस। अब देखो सेकंड में तुम्हें एक और चीज सीखने को मिलेगी, हटा दूं? तुमने आज तक कार्बन सुना है, कार्बीन सुने हो? किस किसने सुना है कार्बीन? देखो इधर, सभी लोग इधर देखो। देखो होता क्या है कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो इसमें ना दो केसेस बनते हैं। एक बार क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक बार और मैंने कार्बन का 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे दो केस है। एक बार क्या हुआ, जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में है, और एक बार जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई sp2 और इसकी sp3। वैसे तो फ्री रेडिकल काउंट नहीं होता है, बट क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल में जब ये बॉन्ड बनाएगा तब तो काउंट होगा ना, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। बोलो, अब सुनना ध्यान से। इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कार्बिन के बारे में, बस अभी इतना याद रखो कि अगर यहाँ पे एक ही साथ दोनों इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बिन है? सिंगलेट। अच्छा तुम सोच के बताओ, अगर 2 ही ऑर्बिटल p का यूज हुआ है तो एक बचा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन चारों के पास वो है? हाँ या ना भाई? इन चारों के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये सिंगलेट कार्बीन है। अब सिंगलेट कार्बीन ट्रिपल ट्रिपलेट क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, फॉर्म कैसे होता है, ये आगे की बात है। बट अगर तुम्हें कहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिख जाए तो तुम समझ जाना इसके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, इसके पास होगा क्या? वो नहीं होगा, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में। समझ आया? तो यहां पे सेम हो गया, इसके पास वो आ गया, यानी अब सेम लॉजिक, बैक बॉन्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? सेम लॉजिक। तो ये चीज आज तक आपको पता नहीं थी, अभी मैंने बताई है कार्बीन के बारे में। तो यहाँ पे कहीं लिख लेना साइड में।
हाँ, अलग अलग ऑर्बिटल में, ऊपर नीचे ऐसे। ये कार्बन है, एक ऊपर रहेगा एक यहाँ रहेगा, तो ये इसका मतलब ट्रिपलेट है। अब तो थर्ड का तो बता सकते हो भाई, प्लीज थर्ड का गलत मत बताना। चलो भाई, थर्ड कोई बताना चाहेगा? ये तो कोई भी बता देगा यार, इसमें भी डाउट है क्या? कौन सा कार्बीन है, सिंगलेट ट्रिपलेट? तो इसके पास वो है। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? भाई जहां बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी वो बाहर वाले के लिए अवेलेबल कम होगा, बट यहां पे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, यानी जो बाहर वाले के लिए अवेलेबल ज्यादा है। तो बताओ अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है? अबे इसमें हो रही है ना यार, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना जीओसी के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। तो आप घर जाकर जीओसी रिवाइज करो, जैसे भी करो, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है भाई, बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, और नहीं तो आप मेरे से आके पढ़ लो। बट जीओसी के बिना आपको कुछ नहीं आने वाला। अब ये जो क्वेश्चन है ये सब जीओसी पे होंगे, तो घर जाकर एक बार जीओसी को दो टाइम थोड़ा। चले आगे, हटा दूं ये? अब तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, नोट करो। यही क्वेश्चन आया था इस बार, देखो ये फिफ्थ वाला। सिस और ट्रांस, ये कह सकते हो कि भाई ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो वो कम रिएक्टिव होगा। नोट तो करो सारे, 1 to 4। भाई न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन? जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहले प्लस एम लगाओगे, फिर प्लस एच, लास्ट में प्लस आई। चलो करे डिस्कस।
सॉल्व करो भाई, आंसर लिखो, मैं अभी चेक करूंगा गलत या सही, उससे दिक्कत नहीं है, बट लिखो। हाँ, 1 और 2 हुआ, कुछ तो हुआ। कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ सभी से। चलो फर्स्ट का आंसर भाई सभी लोग। रीजन 3 6 9 12 अल्फा एच। भाई रेजोनेंस तो हो नहीं रही, तो अब क्या लगाओगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। 12 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस एच ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सेकंड का बताओ। अगर किसी से सेकंड सॉल्व नहीं हो रहा है भाई, तो उसको जीओसी का जी भी नहीं आता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जीओसी का। चलो हाँ भाई, आंसर बताओ कौन, सभी लोग बोलो एक साथ आंसर। सी, ई, ए, डी, बी। देखो भाई सभी लोग, NO2 का कौन सा इफेक्ट अभी पढ़ाया था? माइनस एम। इसके पास लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। इसका वैसे तो प्लस है पर डोमिनेटिंग, और इसका प्लस एच। बोलो यार, एल्कीन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? OMe। प्लस एम से तो सी पहले आएगा, उसके बाद लास्ट में कौन सा लग रहा है? प्लस एच। अब उसके बाद इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये आ गया हमारा ए। और डी और बी में हमने कैसे देखा है भाई? ये माइनस एम तो बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, ये माइनस आई थोड़ा कम खींचेगा, इसलिए पहले डी फिर भाई। ये सही है आंसर, सबका यही था। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस बताओ, आंसर निकालो पहले। हो गया सभी का? करे डिस्कस। एसी ऑन कर दो, कोई कह रहा है बंद कर दो। ये बंद कर दो, क्या हुआ? देखो इधर सभी लोग बताओ, यहां पे कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? ये इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बताओ पैरा पे कौन सा इफेक्ट लगता है? मेजोमेरिक भी और हाइपर भी। मेजोमेरिक तो लगाएगा नहीं है, तो क्या बचा? हाइपर। और हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर होता है HDT, याद है? H से हाइपर कॉन्जुगेशन याद करने का बताया भी था तुम्हें। तो बी सी, सॉरी बी सही था, BCDA। अब फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ में कौन सा इफेक्ट लगेगा? मेटा पे क्या कभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है? मेजोमेरिक नहीं। तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगता है?
इंडक्टिव, और इंडक्टिव में टी ज्यादा होता है, याद है, TDH। कल भी क्लास थी ना इंडक्टिव, उसमें बताया था। कल रिवीजन क्लास कल थी या परसों थी? हाँ परसों। तो DCBA। चले आगे। आगे चले। अब देखता हूं तुम लोग फिफ्थ कर पाते हो नहीं। मान लो कि ये पेपर में आ गया, तुम पेपर देने गए हो, करके दिखाओ इसे। और ये करवाया हुआ है, GOC में भी है ये इस टाइप का। थोड़ा सा हिंट दूं? चलो करो, आंसर दो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग गलत करोगे, पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? नन ऑफ दीज है एक। नहीं, इसमें नन ऑफ दीज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये तो ऑर्डर का है ना। अरे ABC बताना है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। जिसका हो जाए बताना भाई, जिसका अगर हो गया समझो आपके मेंस में 4 नंबर आ गए। ABC मेरे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट। DPP है, ठीक है। अभी अभी सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि अभी उतना हुआ नहीं है। गूगल पे सर्च मत करना भाई, फोन लेके बैठे हो क्या? चलो करें डिस्कस। एक बार सारे लोग अपना अपना आंसर बोल दो जो भी आ रहा है। पहला आंसर लिख रहा हूं मैं ABC, ठीक है। और बोलो। और CBA किसका आ रहा है? शशांक, सही है भाई। -1 विल बी। और बताओ, और बोलो। BAC। और बताओ। चलो फाइनली अब वोटिंग है, सबको भाई पार्टिसिपेट करना है भाई। मेंस में अब क्या छोड़ोगे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मान लो तुम्हें ये अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। बताओ कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट होगा आंसर, हाथ उठाओ। 3 5 3 3 6, लगभग 15-20 बच्चे हैं। कितने लोग कह रहे हैं सेकंड? सेकंड तो गलत ही है, शशांक तुम्हारा था। थर्ड कितने लोग कह रहे हैं? अरे ये तो 50-50 हो गया यार। वैसे 4 नंबर पे कितनी परसेंटाइल अप डाउन हो जाती है पता है तुम्हें? 4 नंबर पे मुझे ऐसा लग, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे हो। चलो देखो, आंसर है AB। भाई 50% लोग आउट हो गए रेस से, सॉरी। देखो भाई, अब रीजन देख लो, रीजन समझ लो भाई, रटना नहीं है कुछ भी। देखो बताओ, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है या नहीं? यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? डीलोकलाइज है, बोलो यार। ये वाला नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज है, बट ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी नहीं जा रहा, तो सबसे अच्छा तो A होगा। अब देखो B और C याद करो, 2 चाकू और 6 सुई, याद है? नहीं याद होगा मुझे पता है भाई, कितनी बार बताया था। 2 चाकू और 6 सुई, ज्यादा स्टेबल कौन होता था? 2 चाकू। तो स्टेबल है यानी ये ज्यादा डीलोकलाइज हो गया, तो आंसर B। वो छोड़ो, वो बात की बात है। इसमें डाउट है? ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी, बट इसका कितने RS बनेंगे? 2 इक्विवेलेंट RS। टोटल RS इसके ज्यादा बनेंगे, बट फिर भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये होगा क्योंकि इसके RS स्टेबल है, ठीक है। समझ आया या नहीं? 6th करो। एक बार और बता दूं, देखो दोबारा सुन लो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव चार्ज, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस कर रहा है, तो दूसरे के लिए अवेलेबल कम है। तो सबसे ज्यादा अवेलेबल तो फर्स्ट वाला है दूसरे के लिए, क्योंकि इसमें तो प्लस सा ही लग रहा है ना। अब इन दोनों में हमें देखना है कि दूसरे के लिए ज्यादा अवेलेबल कौन है, यानी जो कम डीलोकलाइज होगा।
तो भाई भले ही यहाँ 2 RS है बट ये ज्यादा रीलोकलाइज होता है ना, बताया था जी उसी में। 6, मान लो कि इस बार ये आ गया 6 तुम्हारे टाइम पे आ जाए, तो क्या बताओगे आंसर? बताओ भाई आंसर। चलो आंसर बताओ। BAC, एक का आ रहा है BAC, और वही लिख देता हूं यहाँ पे, BAC, हाँ, CBA। और बोलो भाई। हाँ, BCA। और कोई बोलो, और किसी का कुछ है? और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना? है नहीं है? सी, क्या कह रहे हो? कुछ कहना है? चलो भाई देखो, मैं बताऊं आंसर। CBA। कितने लोग कह रहे हैं CBA होगा? सब लोग का -1। कितने लोग कह रहे हैं BAC? BAC वाले एक, और कोई एक के अलावा? चलो +4। देखो इधर भाई, ये रिंग तो कॉमन है तीनों में, हाँ या ना? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक साइट वो हो सकती है जो तीनों में हो, कंपैरिजन तो तभी हो सकता है। तो यानी यहाँ पे हमें बेंजीन पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन दे रहा है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का +m लग रहा है दोस्तों? अब तो कर रहा है, हाँ, तो थोड़ा कम लग रहा है बट लग तो +m ही रहा है। बट यहाँ पे -m लग रहा है दोस्तों, हाँ या ना? अरे -m नहीं लगेगा, रिंग के रिंग से देखो, कॉन्जुगेशन में है। और यहाँ पे +4 अल्फा H, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? +m, फिर A, और लास्ट में C, तो BAC आंसर सही है। पढ़ लो GOC भाई, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, सब में तुम लोग फंसे हो। भाई सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, FCl, ये सब थोड़ी आएगा एग्जाम में। नहीं, ओ उसमें नहीं है, हम ओ से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोला हूँ उसको देखो जो तीनों में कॉमन। भाई बेंजीन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, बताया था या नहीं बताया था? ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या हुआ? ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है ना? बट यहाँ पे तो है ही नहीं ना मेरे भाई, रेजोनेंस कर, और तीनों में है भी नहीं, दोनों बात है। चलो भाई, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गया। अब हम लोग जो रिएक्शन होती है, अगर आपने थोड़ी बहुत देखी हो हाइड्रोकार्बन में, तो इधर देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, और आप देखते हो कि सॉल्वेंट लिखा होता है, अल्कोहल, ROH, H2O, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, देखे हो हाइड्रोकार्बन जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो? ठीक है, तो अब हम सारे सॉल्वेंट जो आने वाले साल में जितने सॉल्वेंट है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। लिखो भाई, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर है भाई सभी को? कौन सा? लिखो भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट पेज से शुरू करना।
क्या? हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा। जाइलीन लिखा हूँ उसे तो तीनों आ गए ना उसमें, ऑर्थो मेटा पैरा। जाइलीन का मतलब ही होता है 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए अलग अलग कार्बन पे। अरे वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैंने कुछ पढ़ाया है? पहले लिखो तो। लिखो लिखो। मूवमेंट लिखा हुआ है क्या? कहाँ है मूवमेंट? ही तो है। कहाँ पे? लिख लो, अभी समझा दूंगा। ये सॉल्वेंट्स है जो तुम्हें रटने हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे नॉन पोलर और पोलर है, बट जो हमारे सिलेबस में है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको यहाँ पे इसको याद रखना होगा, और मैं कल पूछूंगा। कल नहीं, जब भी क्लास होगी, परसों। और भाई क्लास मिस मत करना, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल ही जाना फिर। लिखो अभी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है। क्या? वेस्ट बंगाल में तो खाते हैं पानी को भी, बोलते हैं ना ऐसा। कहाँ है वो सूरज? बोलते नहीं है पानी, क्या बोलते हैं, खाबो ऐसा कुछ बोलते हैं ना सूरज? क्या बोलते हैं, जल, पानी खाबो या कुछ तो ऐसा बोलते हैं। हम्म? अच्छा एक और था, वो किधर गया यार? सुभाजीत नाम था, छोड़ दिया क्या वो? आया था अभी तक, कभी आया है? नहीं आया है क्या? क्या कह रहे हो? क्या, क्या टफ है? किसके लिए? अच्छा उसमें लटक गया क्या वो? भाई कॉलेज में अगर तुम किसी सेमेस्टर में फेल कर जाओगे तो उसमें ये ऐसे ही बोलते हैं कि लटक गया भाई, ये सेकंड सेम में। तो ये वहां से। उतनी किस्मत खराब नहीं है। हो गया भाई, ये लिख लिए? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शन अरे ये मूवी देखे हो अक्षय कुमार की? क्या नाम था यार उसमें? उसमें बोलता है ना कि अ, मैंने वो कांच की बिल्डिंग बनाई है ताजमहल होटल के बगल। क्या हुआ? देखते हैं। ए, बदल लेंगे, बदल बदल के करवा दे। हम्म। और क्या, राहुल सर भी है भाई, एक चैप्टर उनसे भी पढ़ लेना। हम्म। हाँ भाई समझा दूं? कहाँ तक हो गया? कहाँ तक, यहाँ तक हो गया?
तो देखो मैंने सारे सॉल्वेंट्स भी कवर कर दिए, अब समझ लो पहले तो, समझा दूं? क्या? देखो भाई, सभी लोग देखो, नहीं हुआ क्या? अभी तुम लोग को डीपीपी मिल जाएगी 1 to 7, ठीक है? सॉल्व नहीं करनी है अभी। या एक काम करोगे, डीपीपी 1 कर लोगे? डीपीपी 1 कर सकते हो। हे बेबी ना, अरे अभी याद आया। अच्छा, इसलिए तुम लोग नाम नहीं बता रहे थे क्या? चलो बताऊं? अरे थोड़ा जल्दी लिखो भाई। तो भाई ये जितने भी सॉल्वेंट्स है ना, इधर देखो ओए, जितने भी सॉल्वेंट्स हैं मैंने लिखवा दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपको ये याद भी रखना है। मैं बता देता हूँ, देखो सभी लोग, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक पोलर सॉल्वेंट। क्या मैंने डाइपोल मोमेंट तुम्हें पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में? याद करो। और केमिकल बॉन्डिंग में भी राहुल सर ने पढ़ाया ही होगा। तो दो दो बार डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है? तो ये मत पूछना कोई पोलर कैसे हो जाएगा नॉन पोलर, अब इतना थोड़ी मैं बताऊंगा एक एक चीज। भाई आता है ना या नहीं आता है? नहीं आता है तो याद कर लेना, वैसे दिख भी जाएगा। देखो दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल देखो, CS2 दिख रहा है सभी को? CS2 का स्ट्रक्चर भाई, इधर सल्फर उधर सल्फर, नेट जीरो। CCl4 टेट्राहेड्रल है, एल्केन का जीरो होता है, मैंने बता ही दिया था। एन हेक्सेन है ना, एन हेप्टेन, एल्केन का जीरो होता है, डाइपोल बता दिया था मैंने। बेंजीन है वहां पे, टोल्यूइन और जाइलिन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना नॉन पोलर में कुछ ऐसे सॉल्वेंट भी आ जाते हैं जिनका वैसे डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा आ जाता है, बट हम उसको रखते हैं किसमें? नॉन पोलर में, अगर हल्का फुल्का डाइपोल मोमेंट आ जाए तो, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यही आएंगे सामने, तो इसको ध्यान में रख लो बस तुम सीधा। क्या? कहाँ एल्कीन लिखा हुआ है? एल्केन बोल रहा हूँ मैं। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देखो, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। अच्छा पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब है? जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आ जाए, वो दो टाइप के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। देखो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, उसके पास प्रोटॉन होता है देने के लिए। जैसे H2O है, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। क्या इसके पास H प्लस है देने को? तो ये आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। एल्कोहल के पास H प्लस है देने को, NH3, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास भी H प्लस है वो पोलर में प्रोटिक में आएगा, ठीक है? और पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं भाई? ये 5-6 एग्जाम्पल है जिसके पास, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, और साथ में जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये इतने ही है सारे सॉल्वेंट, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, फिर क्या है? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन है, ईथर और क्राउन ईथर। ये सब अभी आएंगे एक साल में आपके सामने। तो आज ये इतना ही रखते हैं, ये कल डिस्कस करूंगा आगे का।